दोस्तों, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया, आपने चेक भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, या फिर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है जिसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो शादी के बाद फैमिली प्लानिंग में या बच्चे के जन्म में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेट होते हैं या नहीं होते हैं, तो उनके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस क्या हैं। आज मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुंडली के कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या हम रेमेडी की सहायता से क्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपने चाइल्ड बर्थ के बारे में कुंडली चेक करनी है, अपनी करनी है, या आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो और आपने किसी क्लाइंट की देखनी कुंडली, तो कुछ फैक्टर्स हैं कुंडली के अंदर जो देखने बहुत ज़रूरी होते हैं चाइल्ड बर्थ के मैटर में। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि वीडियो थोड़ी डिटेलिंग में बताने में ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान मुसीबत बन सकता है, ये तो आपको पता ही है, इसलिए हम यहाँ पर अधूरा ज्ञान ना देकर पूरा ज्ञान देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी लगन कुंडली है और लगन कुंडली के कौन कौन से हाउसेज हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली लेकर चलें, यानी कि मेष लगन से लेकर चलें फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है वो 5th हाउस होता है हमारी कुंडली का। 5th हाउस से ही हम बच्चों के बारे में कुंडली के अंदर देखते हैं। चाइल्ड बर्थ के बारे में हम 5th हाउस से ही, चाहे वो मेल की कुंडली हो चाहे फीमेल की कुंडली हो। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, याद रखना कि कभी भी चाइल्ड बर्थ का मैटर होगा तो सिर्फ आप एक पार्टनर की कुंडली से डिसाइड नहीं कर सकते हो। दोनों की कुंडली इंडिविजुअली चेक करनी पड़ेगी, दोनों की कुंडली में प्रॉब्लम्स चेक करनी पड़ेगी, और सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर दोनों की कुंडली में होगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सपोज़ करो कि हस्बैंड की कुंडली में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वाइफ की कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 50% का रेशियो होता है, जिसमें 50% चांसेस होते हैं कि चाइल्ड बर्थ होगा और 50% चांसेस नहीं होते हैं कि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा या प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन सपोज़ करो कि अगर दोनों ही कुंडलियों में प्रॉब्लम है तो ये रेशियो बढ़ जाती है, 60, 70, 80% तक प्रॉब्लम्स आती है। मेरे पास बहुत हॉरोस्कोप आते हैं चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। जो लोग ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, अपना टेस्टेड करवा चुके होते हैं, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और वो लोग जब मेरे पास आते हैं कुंडली दिखवाने के लिए तो उनकी कुंडली में 80 to 90% जो है प्रॉब्लम रहती है। दोनों की, वाइफ और हस्बैंड दोनों की कुंडली में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती क्या है, इस बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। और जब भी कुंडली चेक करेंगे तो दोनों की करेंगे, एक कुंडली से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5th हाउस हमारा जो होता है वो चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे पहला जो घर होता है, बच्चों का घर, वो 5th हाउस होता है। 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है और हमारी हेल्थ का भी होता है। और जो पर्टिकुलर चाइल्ड मैटर से, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हम देखेंगे तो 2nd हाउस भी रिस्पॉन्सिबल होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस हमारी ग्रोथ ऑफ फैमिली का होता है। अगर 5th हाउस डैमेज है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगी। अगर 2nd हाउस डैमेज है, चाहे 5th हाउस अच्छा हो लेकिन 2nd हाउस डैमेज है, फिर भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप सिर्फ 5th हाउस को ही कंसीडर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि 5th हाउस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 5th हाउस का लॉर्ड भी अच्छा प्लेस्ड है, 5th हाउस के अंदर कोई ख़राब प्लैनेट नहीं बैठा हुआ या कोई ख़राब प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही, फिर भी चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है? तो उस केस में 2nd हाउस को देखना ज़रूरी है, क्योंकि 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मैरिज हो चाहे मैरिज के बाद बच्चे हों। क्योंकि मैरिज होने से भी जो फैमिली की ग्रोथ होती है, दोनों कुंडली में जो है 2nd हाउस फैमिली की ग्रोथ करता है। और इसके साथ साथ हमें देखना होता है 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। ये सभी हाउसेज हमें प्रॉपरली चेक करने होते हैं, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि भाई चाइल्ड बर्थ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और डिटेल में एक के बाद एक चीज़ों को आपको चेक करना ज़रूरी है। इसमें हाउसेज आएंगे, हाउसेज के लॉर्ड्स आएंगे, और जो कारक प्लैनेट्स होते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए
उनका रोल कितना है, आपकी दशाएं और अंतरदशाएं, और सबसे जो आखिरी में देखी जाएगी वो चीज़ आपका ट्रांजिट। तो हम शुरुआत करते हैं 5th हाउस से। सपोज करो 5th हाउस का लॉर्ड जो है किसी भी मैलिफिक प्लेस में बैठा होगा। हमारे मैलिफिक प्लेसेस कौन से होते हैं, 6th, 8th या 12th। हालांकि 8th हाउस को मैं चाइल्ड बर्थ में भी इंक्लूड मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैलिफिक हाउस है, इसका डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रोल होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे होता है। अब सपोज करो यहाँ का लॉर्ड सन है और सन की प्लेसमेंट आपकी किसी भी मैलिफिक हाउस में हो जाती है। सपोज करो सन की प्लेसमेंट हो गई 8th हाउस में, तो ये लॉर्ड की वीकनेस काउंट की जाएगी। यहाँ पर लॉर्ड इज़ नॉट गुड, तो 5th हाउस जो है स्ट्रांग नहीं माना जाएगा, वीक माना जाएगा। अगर 12th हाउस में सन की प्लेसमेंट आ गई, ये मेष लगन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप जो है अपने अपने लगन के हिसाब से चेक कर सकते हैं जो भी लॉर्ड बनेगा 5th हाउस का। तो 12th हाउस तो वैसे ही खर्चे का भाव का स्थान होता है, व्यय का स्थान होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्लैनेट जाकर अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको खर्च कर देता है, प्रॉपर नहीं आते हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर बैठ गया 12th हाउस में या 8th हाउस में या 6th हाउस में, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे मैलेफिक। 5th हाउस की अपनी जो पोजीशन है वो ख़राब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब सपोज करो जो 5th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पर हमने सन है, सन 6th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस में बैठ गया या 12th हाउस में बैठ गया, तो डैमेज हो गया। अब 6th हाउस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, 6th हाउस आपको पता है बीमारियों का होता है। हम कभी भी कुंडली को चेक करेंगे, हम चाइल्ड बर्थ के मामले में अगर चेक कर रहे हैं तो हमें हेल्थ को देखना बड़ा ज़रूरी है। ये जो मैटर है चाइल्ड बर्थ का, हेल्थ से रिलेटेड है। दिस इज़ नॉट फॉर सक्सेस और जॉब और सर्विस। अदरवाइज सक्सेस के हिसाब से अगर 6th हाउस में प्लैनेट्स बैठते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं, कंपटीशन में विन करा सकते हैं, या फिर जॉब और सर्विस भी दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम चेक कर रहे हैं प्रोजेनी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए या चाइल्ड बर्थ के लिए, तो 6th हाउस क्या रोल निभाएगा यहाँ पर उस प्लैनेट को। 6th हाउस क्योंकि डिजीज़ का प्लैनेट है, तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी ज़रूर देगा जिसकी वजह से प्रोजेनी में दिक्कत है या जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में। अगर मेल की कुंडली में 5th हाउस डैमेज है रिलेटेड टू 6th हाउस में उसका प्लैनेट चला गया है, तो उसको जो है स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फीमेल की कुंडली में है तो जो है एग जनरेट करने में दिक्कत हो सकती है। अब यही प्लैनेट जब 8th हाउस में चला जाता है तो किस टाइप के रिजल्ट आते हैं। 8th हाउस दोस्तों हमारे ऑर्गन्स का होता है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ ऑर्गन्स हैं, हमारे ओवरी है या फिर पीनस है, जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं या कोई और तरह की दिक्कतें होती हैं जब 8th हाउस इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर 8th हाउस का ये रोल आता है। अब अगर 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा होगा तो ये मान के चलो कि ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल से लेना 100% आवश्यक होगा उस केस में, और हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेने के बाद ही कोई फ़ायदा होगा। तो ये तो 5वें घर के लॉर्ड की बात आ गई। अब सेम चीज़ आपको 2nd हाउस के लॉर्ड से देखनी है, ठीक है। और 11th हाउस को क्यों देखा जाता है, क्योंकि 11th हाउस को स्पाउस का 5th हाउस माना जाता है, क्योंकि 7th हाउस फॉर स्पाउस, तो स्पाउस का 5th हाउस ये 11th हाउस को माना जाता है, इसीलिए 11th हाउस को कई बार काउंट किया जाता है रिजल्ट में। लेकिन जो सबसे मेन हाउसेज हैं वो है 5th हाउस और 2nd हाउस। अगर आप शुरुआत में ही कुंडली खोल के देख रहे हैं और सबसे पहले आपको नज़र आ गई 2nd हाउस और 5th हाउस में डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है, तो बाकी हाउसेज देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी जो हाउसेज हैं 5वें से 5वां विच इज़ 9th हाउस या फिर 7th हाउस से 5th हाउस, तो उस चीज़ को चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेन हाउसेज जो आपके हैं 5th हाउस 2nd हाउस वही डैमेज है। अब डैमेज जब इसका लॉर्ड यहाँ बैठ जाएगा तब हो सकता है, या दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों कि 5th हाउस के अंदर कोई मैलेफिक प्लैनेट्स बैठते हैं। अब 5th हाउस में अगर चाइल्ड बर्थ की बात करें तो यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो जब चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं
तो यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट अगर होगी वो भी मैलेफिक गिनी जाएगी, क्योंकि जुपिटर जो होता है जहाँ पर बैठता है उस घर का नुकसान करता है। हालांकि और भी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं कि जुपिटर कौन से हाउस का लॉर्ड है। अगर 6th हाउस का, 8th हाउस का या 12th हाउस का लॉर्ड है तो 100% प्रॉब्लम देगा, और अगर पॉजिटिव प्लैनेट है फिर भी प्रॉब्लम ज़रूर देगा अगर वो 5th हाउस में प्लेस्ड है। तो जुपिटर तो वैसे भी जो है चाइल्ड बर्थ के मामले में कारक प्लैनेट माना जाता है। जैसे शादी के लिए कारक प्लैनेट माना जाता है जुपिटर, उसी तरीके से चाइल्ड बर्थ के लिए भी कारक ग्रह माना जाता है। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट 6th हाउस में होगी या 8th हाउस में होगी या 12th हाउस में होगी तब भी बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अगर उसके साथ और भी कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस इंक्लूड होंगे तब भी मेजर रिजल्ट आता है। छोटी मोटी बातों में ज़्यादा मेजर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और वो सॉल्व आउट हो जाती हैं। अब जैसे मैंने 5वें घर में बोला कि 5वें घर के ऊपर आउटर प्लैनेट का इफेक्ट है, जैसे जुपिटर आ गया, राहु हो गया, शनि को यहाँ पर मैं पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट जहाँ पे बैठता है वहाँ अच्छी होती है। लेकिन शनि के बारे में मैं एक बात बताऊँ कि इसकी तीसरी दृष्टि जो 7th हाउस पे पड़ जाती है वो कई बार जो है फीमेल कुंडली के अंदर 7th हाउस यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे वहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है, ओवरी वगैरह में दिक्कत दे सकता है। अगर यहाँ पर शनि और मंगल, यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट और शनि की दृष्टि हो तो ऐसे केस में जो है सर्जरीज वगैरह के भी जो है मिसकैरेजेस के रिज़ल्ट देखे गए या फिर सर्जरी होती देखी गई है। इन केस अगर शनि या मंगल का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी अगर शनि बैठ जाए विद मंगल तो ये भी कॉम्बिनेशन स्पेशली लेडीज़ की कुंडली में जो है सर्जरी का होगा। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ी और जिसकी वजह से प्रोजेनी या प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाई। तो शनि यहाँ पे अगर अकेला बैठेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जो दृष्टि है वो प्रॉब्लम देगी 7वें घर पर। अब यहाँ पर अगर मंगल बैठता है तो मंगल के केस में दोस्तों वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर 5वें घर में मंगल बैठा है और उसके ऊपर शनि या राहु की दृष्टि है तो उस केस में मंगल भी यहाँ के लिए अच्छा रोल नहीं निभाएगा, वो मिसकैरेजेस देगा। तो मंगल की सिचुएशन में भी ये देखना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे जो है अदरवाइज जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। सूर्य भी जो है सेपरेटिव प्लैनेट होता है। 5th हाउस में अगर सूर्य बैठा है और किसी शनि जैसे प्लैनेट की या फ्रेंडली साइन में नहीं है या राहु और शनि की दृष्टि में या कंजक्शन में है तो 100% सन भी जो है 5th हाउस में डैमेज करेगा और इस केस में भी जो है मिसकैरेजेस जैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो आपने ये देखना है, अगर यहाँ पर मून की प्लेसमेंट है, मून, वीनस, तो ये प्लेसमेंट्स ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं, लेकिन शर्त वही है कि ये प्लैनेट्स भी जो है डैमेज नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर मैलेफिक दृष्टिज नहीं होनी चाहिए। जैसे शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, राहु की नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर शनि बैठ गया तो वो सीधी दृष्टि इन प्लैनेट्स पे डालेगा, या यहाँ पे बैठ गया शनि तीसरे घर में तो उसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे आएगी। तो शनि की दृष्टि को आपने कंसीडर करना है चाइल्ड बर्थ के केस में 101%, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर शनि की दृष्टि है तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो मार्क कर ही लो कि शनि का उपाय तो करना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर अगर शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है तो भूल जाओ कि जब तक वो दशा अंतरदशा चलेगी तब तक कोई रिजल्ट आएगा। तो ये दूसरा फैक्टर था कि 5वें घर का लॉर्ड अगर डैमेज है या 5वें घर के ऊपर कुछ डैमेज इम्पैक्ट है प्लैनेट्स का। अब सेम चीज़ 2nd हाउस में आपने देखनी है। जब आपने देख लिया कि 5वें घर में डैमेज है या नहीं है, उसके बाद आपने सेम चीज़ को 2nd हाउस के लिए देखना है। अब अगर 2nd हाउस में राहु, तो ये फैमिली ग्रोथ में प्रॉब्लम देगा। 2nd हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि, तो ये जो है 8th हाउस में सैटर्न बैठा है तब भी ये सेम प्रॉब्लम बनाएगा, शनि की दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ेगी। 2nd हाउस में मंगल या सन की प्लेसमेंट विद राहु और सैटर्न,
जब सैटर्न के साथ सन या मंगल बैठेंगे तो वो कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाएगा और उससे वो पर्टिकुलर हाउस डैमेज होगा। या सेकंड हाउस का लॉर्ड, जैसे इसमें वीनस है तो वीनस की प्लेसमेंट जो है ख़राब घरों में, 8th 6th 8th या 12th हाउस, तब भी ये दिक्कत आएगी। चाहे आपका 5th हाउस ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़िया, अगर सेकंड हाउस डैमेज है तब भी प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ बच्चे होने में नहीं, शादी होने में भी दिक्कत आएगी। वो शादी वाले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो हमने ले लिया सेकंड हाउस, 5th हाउस, सेकंड हाउस, और यहाँ पे 7th हाउस का रोल मैं आपको समझा चुका हूँ कि 7th हाउस स्पाउस के लिए। सेवन्थ हाउस स्पाउस के लिए, और यहाँ पर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठेंगे, राहु, सन या मार्स, तो ये भी आपकी जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम देंगे, सेक्सुअल आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर, और ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड भी होता है, तो उसमें भी दिक्कत रह सकती है। अगर जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जुपिटर जब मेडिकल साइंस में दें, जुपिटर इजिकल टू, जुपिटर हमारा जो शरीर का फैट होता है वो जुपिटर होता है। अगर जुपिटर फीमेल कुंडली में 7th हाउस में या 8th हाउस में है तो ओवरी में फैट की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एग का प्रोडक्शन ठीक नहीं होता, या एग जो है स्टे नहीं कर पाता, स्टेबल नहीं रहता है, और मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम होती है इस केस में। तो यहाँ पर भी आपने देखना है राहु, सन या मंगल, सन मंगल इन केस इन्फेक्शन, मतलब उनके साथ कोई ना कोई राहु या शनि की दृष्टि या कंजक्शन होनी चाहिए, तब वो ख़राब रिजल्ट देंगे यहाँ पर 7th हाउस में। 8th हाउस हमारा प्रॉपर ऑर्गन्स का है। अगर 8th हाउस में खराबी है, सपोज करो कि 5th लॉर्ड बैड 8th हाउस में, वहाँ पर जुपिटर की भी प्लेसमेंट है या फिर शनि की या राहु की प्लेसमेंट है, तो इस केस में क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑर्गन में होगी, ओवरी में हो सकती है, यूट्रस में हो सकती है, या फिर अपना स्पर्म काउंट की दिक्कत हो सकती है, मेल कुंडली के अंदर एग्स की प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है। तो वो कॉम्बिनेशंस 8th हाउस से देखे जाएंगे। अब दोस्तों हमने ले लिया कि भाई 5th हाउस, 2nd हाउस के लॉर्ड्स, या 5th हाउस में या 2nd हाउस में जो प्लैनेट्स की पोजीशंस हैं वो कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर इनके लॉर्ड्स पॉजिटिव बैठे हुए हैं, सपोज करो यहाँ पे कोई मैलेफिक प्रॉब्लम नहीं है, सन यहाँ पे प्लेस्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड मिडल में, या फिर सन 9th हाउस में प्लेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, 1st हाउस में अगर प्लेस्ड है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनका 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में होगा, अच्छा होगा, बहुत जल्दी बच्चे हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ईजिली बच्चे हो जाएंगे। शर्त यह है कि उनका 2nd हाउस भी अच्छा होना चाहिए। अब अगर 2nd हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बैठा होगा और 5th हाउस का लॉर्ड उसके साथ कंजक्शन में बैठा होगा, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बच्चे भी होंगे, 3-4 भी हो सकते हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों ये कॉम्बिनेशंस आपने देखने हैं। अब कहाँ पे बैठेंगे, 6ठे 8वें या 12वें घर में तो प्रॉब्लम देंगे। साथ में अगर 5th हाउस का प्लैनेट अगर 4th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने से 12वें चला गया। तो अपने से 12वें जाके प्लैनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, उसको ये मान लो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उस रिज़ल्ट को देने के लिए जो उसका अपना घर का रिज़ल्ट है। तो उस केस में 4th हाउस में अगर 5th हाउस का लॉर्ड चला जाएगा, दैट वुड नॉट बी कंसिडर गुड। यहाँ तक कि अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में चला जाएगा तो उस केस में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि एक घर से पीछे वाला जो घर होता है वो उस पर्टिकुलर घर के लिए रिजल्ट नहीं देता है। हालांकि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आएगा तो शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है। अब हम आते हैं दशाओं पे, दशाएं कैसे काम करेंगी यहाँ पर। तो दोस्तों 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
मैरिज के लिए, लेकिन ये दिक्कत होगी चाइल्ड बर्थ के लिए, फैमिली ग्रोथ के लिए ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो है फोर्थ हाउस अगेंस्ट होता है फिफ्थ हाउस के। जो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट हैं वो फोर्थ हाउस उसको डिनाई करेगा। अब यहीं पे दशाओं का रोल आता है। अगर आपकी आपकी कुंडली में, या जो क्लाइंट आपको कुंडली दिखाने आया उसकी कुंडली में फोर्थ हाउस की महादशा चल रही है तो महादशा डिनाई करेगी। फोर्थ हाउस की अंतरदशा चल रही है, इस कुंडली के हिसाब से अगर हम मेष लगन की कुंडली मानकर चलें, तो अगर चंद्र की महादशा चल रही है 10 साल की होती है तो वो डिनाई करेगी। अंतरदशा अगर चंद्र की चल रही है वो भी डिनाई करेगी। अगर पति अंतरदशा चल रही है तो वो भी पर्टिकुलर टाइम में डिनाई करेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आप सपोज करो कि चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, तो उस केस में चंद्रमा के रेमेडीज़ करनी चाहिए, और कोई अंतरदशा ऐसी आएगी जो सपोर्ट करेगी। सपोज करो 5वें घर की अंतरदशा आ गई, मून में सन की अंतरदशा आ गई, तो सन की अंतरदशा अलाउ करेगी चाइल्ड बर्थ के लिए, लेकिन मून की अंतरदशा, मून की मेन दशा महादशा वो अलाउ नहीं करेगी। तो उस केस में हम मून की रेमेडी करेंगे और सन की अंतरदशा में सन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब दोस्तों स्ट्रॉन्ग करने का क्या मेथड है, सिंपल जेमस्टोन पहन के। हम अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन, यहाँ पर सन का जेमस्टोन पहनेंगे और मून की रेमेडी करेंगे, तो मून की रेमेडी करने से मून के जो मेलेफिक रिजल्ट्स हैं वो थोड़े डाउन होंगे, और सन का जेमस्टोन पहनने से जो फिफ्थ हाउस है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा और उसके रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सपोज करो कि 10th हाउस की दशा चल रही है, तो 10th हाउस की दशा भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। 4th हाउस की दशा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी कि भाई बच्चे को डिनाई करने में या रोकने में, प्रेगनेंसी को रोकने में। लेकिन कहीं ना कहीं 10th हाउस की दशा भी काफ़ी प्रोमिनेंट होगी प्रेगनेंसी को रोकने में, क्योंकि 10th हाउस क्या होगा, जो स्पाउस का जो 5th हाउस है उसका 12वां, तो ये दशा भी सपोर्ट नहीं करती है, मैंने काफ़ी कुंडलियों में देखा। तो उस केस में भी यही करेंगे। यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड शनि है तो शनि की रेमेडीज़ चलेगी जब तक कि वो दशा चल रही है। अगर महादशा है तो भैया जब तक बच्चे नहीं हो रहे हैं तब तक करते ही रहो, यहाँ तक कि ये दशाएं बच्चों के जन्म के बाद भी बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं। तो इसकी दशा अगर महादशा है, लंबी दशा है, तो इसकी जो है रेमेडी करते रहो। और स्ट्रॉन्ग किसको करना है, फिफ्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है, सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर फर्स्ट हाउस की भी दशा चलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट हाउस आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, चाहे वो आपका लगन है। फर्स्ट हाउस ने भी वही रूल अपनाना है कि फैमिली की ग्रोथ नहीं होने देनी, क्योंकि फैमिली का हाउस सेकंड है और उससे 12वां है फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस भी डिनाई करता है फैमिली ग्रोथ में। ऐसे केस में क्या होता है कि 5वें घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दशा वो नहीं चल रही है, लेकिन अगेंस्ट फर्स्ट हाउस की दशा चल रही है, इसमें मंगल की दशा चलेगी तो वो भी डिनाई करेगी चाइल्ड बर्थ को। तो ऐसे में एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कालपात्र देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले ज़माने में क्या होते थे, बच्चे क्यों ज़्यादा होते थे, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चों के योग बड़े अच्छे होते थे, अब योग बनने ख़त्म हो गए हैं। पहले भी योग होते थे, आज भी योग है, लेकिन योग बनने का मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी की कुंडली में पैदा होते ही डॉक्टर बनने का योग है तो वो जैसे ही पैदा हुआ डॉक्टर बन गया, नहीं। योग जो है अपने टाइम पे काम करते हैं, जो उनका प्रोमिनेंट टाइम होता है उस टाइम पे। आप डॉक्टर कब बनेंगे, जब आप पढ़ाई पूरी करेंगे और अपने उस स्टेज पे होंगे, उस लेवल पे होंगे, मेहनत करेंगे, तब आप डॉक्टर बनेंगे, तब वो योग काम करेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं बुढ़ापे में जाके पढ़ाई करूं, तो हो सकता है वो काम ना करे। इसे कहते हैं कालपात्र, जो कि है आपका एनवायरनमेंट। अब पहले ज़माने में जो 20 से लेकर 30 तक की जो एज है वो शारीरिक रूप से अच्छी मानी गई है कि बच्चों को जन्म दे सके या प्रेगनेंसी अचीव कर सके। वो उस टाइम जो बॉडी है वो कंपैटिबल अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, बॉडी की जो कंपैटिबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो इसी का जो रिज़ल्ट, जो आजकल का नतीजा आ रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही है क्योंकि लोग 30 साल तक तो अपने करियर को ही बनाने में लगे रहते हैं, शादी भी नहीं करते, फिर बड़ी मुश्किल से शादी करते हैं, तो उसके बाद भी काफ़ी गैप दे देते हैं 2-4 सालों का कि भाई नहीं अभी बच्चे नहीं चाहिए। फिर बच्चे कब चाहिए, 35 से 40 साल की उम्र में उनको लगता है कि भैया अब बच्चे हो जाने चाहिए। तो भैया बच्चों का योग भी होगा तब भी दिक्कत आ जाएगी,
फिर तो छोटा मोटा प्रॉब्लम भी होगा, वो भी बड़ा होकर आएगा। तो भैया 35-40 की उम्र में तो बच्चों का योग होगा भी, तब भी दिक्कत आएगी। छोटे मोटी जो प्रॉब्लम होगी वही बहुत ज़्यादा बड़ी होकर आ जाएगी, क्योंकि वो टाइम कंपैटिबल नहीं है, उस एज में आपकी बॉडी कंपैटिबल नहीं है। अगर आप कंपेयर करें 20 से 30 साल के बीच में, तो मेरी यही राय है कि शादी अगर करनी है, फैमिली बनानी है, बच्चे करने हैं, तो उसको भी इम्पोर्टेंस उतना ही दो जितना आप अपने करियर को देते हो। तो इस टाइम के बीच में अगर आजकल के बच्चे, आजकल के लोग 20 से 30 के बीच में अपनी फैमिली क्रिएट कर लेते हैं, 25-26 के आसपास शादी करके और 30 से पहले पहले जो है फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं, तो छोटे मोटे योग जो होंगे, प्रॉब्लमेटिक योग होंगे, वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे और इजीली बच्चे हो जाएंगे। लेकिन आप आफ्टर 35, 40 के बाद, कई लोग तो 40 के भी बाद 45 के आसपास, 50 के आसपास जो है ट्राई करते हैं। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। इसी को कालपात्र कहते हैं, इसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करेगी। ऐसा नहीं है आप जब मर्जी कहो कि मेरा तो ये योग है, मैं 100 साल का हो जाऊंगा तब भी वो काम करेगा, नहीं करेगा वो योग काम, क्योंकि वो योग जवानी का है, वो बुढ़ापे में काम नहीं करेगा। बच्चे देने वाला योग जवानी का योग होता है, वो बुढ़ापे का योग नहीं है। तो वो जवानी में ही आपको योग फलित होगा। आप डॉक्टर आपके यंग एज में बनेंगे, बचपन में नहीं बन जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही आपका डॉक्टर बनने का योग है। इट डजंट मीन कि आप बचपन में ही डॉक्टर बन जाएंगे। अब वो स्टेज आएगी आपकी, वो एज आएगी, उस टाइम वो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एफर्ट्स करेंगे, तब वो योग फलित होगा। अब यहाँ पे कुछ और बातें भी इसके अंदर अभी वीडियो में काफ़ी हैं। जैसे कुछ फर्टिलाइज साइन होते हैं हमारे, जिसमें प्रेगनेंसी अचीव करना इजी रहता है बजाय दूसरे साइंस के जो वाटरी साइंस होते हैं। वृश्चिक राशि, मीन राशि या कर्क राशि, उनमें अगर प्लैनेट्स 5th हाउस का प्लैनेट, अगर आपका 5th हाउस का प्लैनेट कहीं भी प्लेस्ड है और वो साइन सपोज करो यहाँ प्लेस्ड है वृश्चिक साइन में, मीन राशि में या फिर कर्क राशि में, 4th साइन में, तो उसके लिए वो उतना ही ईजी होगा प्रेगनेंसी अचीव करना, क्योंकि ये फर्टिलाइज साइन है। इसके अलावा जो साइंस होते हैं उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि लड़का होगा या लड़की कुंडली के हिसाब से, या फिर साइंस की क्या वैल्यू है, हम डिटेल में, क्योंकि एक सारी बातें एक ही वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लोग वैसे ही लंबे वीडियोस को इग्नोर करते हैं, देखते नहीं हैं। तो मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।